हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रेपलिन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस एसआई का जो पेपर 2016 की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जो पेपर 2018 में हुआ दोस्तों, 7 अक्टूबर 2018 में ये पेपर हुआ दोस्तों। और इस पेपर में कुल 100 क्वेश्चन थे। जीके वाले पेपर में दोस्तों 100 क्वेश्चन थे। इसमें 2 पेपर थे दोस्तों। पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में दोस्तों हिंदी थी, जनरल हिंदी। और पेपर सेकंड में दोस्तों जनरल नॉलेज और जनरल साइंस थी। तो इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन थे। इन 100 क्वेश्चन 200 नंबर के थे और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का था। इसमें 15 क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी के थे। इन 15 क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्यूशन करते हैं तो जो आने वाली जो 2021 की राजस्थान पुलिस एसआई का जो पेपर है, इसमें आपको प्रश्न करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज को आप ध्यान से देखना, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ताकि आप प्रश्नों का जो नेचर है वो आप समझ पाओ। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि कोप 23 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये प्रत्येक वर्ष कोप का आयोजन करता है दोस्तों। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो UNFCCC के सदस्य देश हैं, इनके बीच में एक मीटिंग होती है दोस्तों, जिसको कोप कहते हैं। जो कोप फर्स्ट था दोस्तों, ये 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। बर्लिन जर्मनी में है दोस्तों, जर्मनी। अब दोस्तों, जो कोप 8 था, कोप 8 ये 2002 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये आप स्पेशल ध्यान रखना दोस्तों। UNFCCC का जो कोप 8 है वो दिल्ली में आयोजित हुआ था 2002 में। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कोप 23 है, कोप 23 ये 2017 में बोन शहर जर्मनी में है, यहाँ आयोजित हुआ। कोप 24 2018 में एक काटोवाइस शहर है, काटोवाइस, ये पोलैंड में है दोस्तों, पोलैंड, यहाँ आयोजित हुआ। कोप 25 2019 में मैड्रिड स्पेन में है दोस्तों, यहाँ आयोजित हुआ। कोप 26, तो दोस्तों कोप 26 2020 में आयोजित होना था, लेकिन कोविड के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 2021 में कोप 26 का आयोजन होगा। ये होगा नवंबर 2021 में, और ये होगा दोस्तों ग्लासगो है स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड है ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बोन, 2 नंबर। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना, अगर फर्स्ट पूछ ले तो 1995 में बर्लिन में हुआ था। आपसे पूछे भारत में या दिल्ली में कब हुआ था, कोप 8 हुआ था 2002 में। 23वें के बाद दोस्तों 24वां, फिर 25वां और 26वां जो अभी होना बाकी है नवंबर में, ये सब आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, जो राजस्थान है, और राजस्थान में अंतर पर्वतीय पठार पाए जाते हैं। ये राजस्थान में गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक अरावली फैली है। यहाँ राज संबंध है दोस्तों, यहाँ राज संबंध है। और यहाँ दोस्तों उदयपुर है। क्या है? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां हैं दोस्तों, और राज संबंध में कुंभलगढ़ है। इन दोनों के बीच में जो पठार है, इसको भोराट का पठार कहते हैं दोस्तों। भोराट का पठार, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों, बड़ा।
और सबसे ऊंचा पठार की बात करें दोस्तों तो है माउंट आबू में उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। अब दोस्तों जो भोराट का पठार है यह है राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करता है दोस्तों। इसके इधर से निकलने वाली नदियां जैसे साबरमती वगैरह, सोम नदी, ये नदियां अपना जल ले जाती है अरब सागर में, अरब सागर में। और इधर से निकलने वाली नदियां दोस्तों जैसे बनास, गोमती, ये नदियां अपना जल ले जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन सा पठार है जो अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, तो दोस्तों आंसर होगा भोराट का पठार। तो इसका आंसर है दोस्तों उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। जैव विविधता हॉट स्पॉट सक्यूलेंट कारू अवस्थित है। तो दोस्तों जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट होते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब है तप्त स्थल, जहां बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उनको तप्त स्थल कहते हैं। भारत में ऐसे जैव विविधता के दोस्तों 4 हॉट स्पॉट हैं। अब ये जो 4 हॉट स्पॉट हैं दोस्तों, ये देखो आप, एक है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, और ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट भी है और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। दूसरा है दोस्तों पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, इनके जो क्षेत्र आते हैं ये भी दोस्तों हॉट स्पॉट है। तीसरा है दोस्तों यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ म्यांमार है जिसका पहले नाम बर्मा था, और यहाँ इंडोनेशिया के द्वीप है दोस्तों। तीसरा है वो है इंडो बर्म, इसमें दोस्तों कुछ तो अंडमान निकोबार का क्षेत्र आता है, कुछ म्यांमार का आता है, इंडो बर्म, ये तीसरा हॉट स्पॉट है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों सुंडालैंड, सुंडालैंड में अंडमान निकोबार का दक्षिणी भाग आता है दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप वगैरह आते हैं। ऐसे दोस्तों हॉट स्पॉट होते हैं। तो ये इसमें पूछा गया भाई सक्यूलेंट कारू जो हॉट स्पॉट है वो कहाँ है दोस्तों, ये अफ्रीका में है। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें नामीबिया और साउथ अफ्रीका है, 2 देश है, इनके बीच में ये सक्यूलेंट कारू हॉट स्पॉट स्थित है दोस्तों। आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम साक्षरता दर अंकित किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये समूह पूछ रहा है, इसने ये नहीं कहा कि भाई अवरोही क्रम बताइए या आरोही क्रम बताइए, ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा कि जो ऑप्शन है इसमें से वो समूह चूज करो जिसमें सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित हो। तो दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता है वो है जालौर में। दूसरे पे आता है दोस्तों जैसलमेर, तीसरे पे आता है दोस्तों सिरोही, और चौथे पे आता है बाड़मेर, बाड़मेर। जालौर में है दोस्तों 38.47, जैसलमेर में है 39.71, सिरोही में है 39.73 और बाड़मेर में है दोस्तों 40.63। तो दोस्तों इस प्रकार ये 4 जिलों का समूह है जिनमें न्यूनतम महिला साक्षरता की दर पाई जाती है। तो दोस्तों ये 4 जिलों का ऑप्शन है अपना 3, जैसलमेर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखिए उस्पलता दर्रा किसके मध्य स्थित है। दोस्तों 2 पर्वत कटक और इनके बीच में कोई नीचा मार्ग हो जो आगे जाने का मार्ग प्रदान करता हो, इसको दर्रा कहते हैं। तो दोस्तों उस्पलता जो दर्रा है ये दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत श्रेणी है इसमें स्थित है, चिली और अर्जेंटीना के मध्य,
चिली और अर्जेंटीना के मध्य। तो इसका आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु है। तो दोस्तों राजस्थान में जो मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये प्रवेश करता है बांसवाड़ा में 15 जून को। 15 जून को। फिर जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने वर्षा करता है, कुछ सितंबर तक हो जाती है। फिर मानसून जाके हिमालय से टकराता है। फिर मानसून की पवनों की दिशा चेंज हो जाती है। पहले थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, फिर बाद में हो जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसको कहते हैं दोस्तों लौटता हुआ मानसून। तो दोस्तों ये जब वापस पवनें आती हैं तो ये राजस्थान में आती हैं अक्टूबर से दिसंबर, जिसको लौटता हुआ मानसून की ऋतु कहते हैं। तो दोस्तों आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो दोस्तों राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है वो है 9.57%। 9.57%। ये क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों, इसका थोड़ा ध्यान रखना। कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? दोस्तों भारत का जो समुद्र तटीय भाग है, इसमें एक तरफ तो आता है अरब सागर और एक तरफ आता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर है, इससे दोस्तों एक तो लगते हैं गुजरात के तट। गुजरात के तट, इसके 3 भाग दोस्तों। ये कच्छ की खाड़ी है, इसका उत्तरी भाग तो कहलाता है मकरान तट, दक्षिणी भाग कहलाता है दोस्तों कच्छ की खाड़ी का, इसको कहते हैं कच्छ तट। ये वाला जो काठियावाड़ प्रायद्वीप के और अरब सागर के बीच में है दोस्तों, इसको काठियावाड़ तट कहते हैं। काठियावाड़ तट। यहाँ दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने हैं, एस्चुरी बनाती हैं, और यहाँ कन्याकुमारी है। तो इनके बीच में दोस्तों ये जो फैला है पूरा का पूरा, ये है पश्चिमी तट। अब पश्चिमी तट के 3 भाग है दोस्तों। ताप्ती के मुहाने से लेकर गोवा तक, इसको कहते हैं दोस्तों कोंकण तट। कोंकण तट। गोवा से और नेत्रावती नदी का मुहाना है न्यू मंगलोर में, कर्नाटक में, इसको कहते हैं दोस्तों कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। तीसरा है दोस्तों नेत्रावती नदी के मुहाने से और कन्याकुमारी तक, ये जो केरल का है दोस्तों, इसको कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। अब इन्होंने पूछा है कि वे पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो दोस्तों काठियावाड़ तट भी पश्चिम में है, कोंकण भी पश्चिम में है, मालाबार भी पश्चिम में है। तो आंसर आएगा दोस्तों 4 नंबर कोरोमंडल तट। तो दोस्तों यहाँ जो पश्चिमी बंगाल का भाग है तट वाला, इसको कहते हैं बंग तट। ओडिशा में जो तट वाला भाग है पूर्वी तट का भाग, इसको कहते हैं उत्कल तट। आंध्र प्रदेश में जो तट वाला भाग है दोस्तों, इसको कहते हैं कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। और दोस्तों जो तमिलनाडु में तट वाला भाग है, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो ये दोस्तों किसका भाग है? पूर्वी तट का भाग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? अब दोस्तों आप देखो, कल हमने पिछले वीडियो में आरएस प्री 2013 के पेपर का सॉल्यूशन किया, जो अक्टूबर 2013 में हुआ था, लेकिन बाद में वो पेपर रद्द हो गया था, लेकिन हमने उसका सॉल्यूशन किया। उसमें भी सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों एसआई और आरएस का जो सिलेबस है प्री का, वो सेम है, इसलिए सेम टॉपिकों से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए जो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एंड में वो दे दूंगा स्क्रीन में, आप प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में आप जाके आरएस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसआई का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, दोनों कॉमन है दोस्तों।
तो दोस्तों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है। दोस्तों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के शासन में एक तो दुर्गापुर प्लांट, राउरकेला प्लांट और भिलाई प्लांट, ये तीनों है। कुल्टी प्लांट नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। आगे देखिए, सेलवास का क्या अर्थ है। दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका में ऐसे विषुवत रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा के आसपास उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन वर्षा होती रहती है। यहाँ घने वन है, वर्षावन है, तो इनको अमेजन वर्षावन कहते हैं। तो दोस्तों इनको यहाँ ब्राजील में सेलवास के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन। दोस्तों पूरी पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन ये वर्षा वन उत्पादित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इसलिए इन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। इसका आप ध्यान रखना दोस्तों। आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा यहाँ पाया जाता है, एनाकोंडा यहाँ पाया जाता है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक है और यहाँ कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं दोस्तों, फजेंडा। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य ऐसे नाम और मिलेंगे आपको जो घास के मैदान है, चाहे वो ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो। जैसे आप देखो, सबसे पहले सवाना। दोस्तों सवाना घास के मैदान है, ये पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं, पूर्वी अफ्रीका में। इसके अलावा है दोस्तों कंपोस। तो कंपोस दोस्तों ब्राजील में ही मिलते हैं, ये टेम्परेट घास के ट्रॉपिकल घास के मैदान है। नेक्स्ट दोस्तों लानोस। तो दोस्तों लानोस वेनेजुएला। तो दोस्तों वेनेजुएला भी कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट देखो दोस्तों पंपोस दोस्तों अर्जेंटीना में मिलते हैं, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है प्रेयरी प्रदेश। तो ये पंपोस प्रेयरी प्रदेश ये टेम्परेट है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, यूएसए और कनाडा में, उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा में। नेक्स्ट दोस्तों वेल्ड। दोस्तों वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट दोस्तों स्टेपी। तो दोस्तों स्टेपी जो है ये एशिया और यूरोप के भागों में पाए जाते हैं, एशिया और यूरोप। ऐसे ही दोस्तों टैगा है, तो टैगा भी एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं, एशिया और यूरोप। ऐसे दोस्तों डाउन है, इसको डाउन्स कहते हैं, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ऐसे दोस्तों पुस्ताज हैं, पुस्ताज ये हंगरी में पाए जाते हैं दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं, हंगरी में। ऐसे ही दोस्तों आगे देखो कैंटरबरी का नाम सुना होगा आपने, कैंटरबरी। दोस्तों कैंटरबरी है ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, घास के मैदान। इसके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपसे सीधा पूछ ले भाई वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, या ऐसे पूछ ले भाई वेल्ड्स क्या है, तो वेल्ड्स क्या है, घास के मैदान है दोस्तों। आगे देखिए नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है। तो दोस्तों हिमालय का जब प्रादेशिक वर्गीकरण किया जाता है तो आप देखो ये है सिंधु नदी यानी इंडस रिवर, ये है सतलज, ये है काली रिवर, ये है तिस्ता और ये है ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो। ब्रह्मपुत्र को सांगपो भी कहते हैं, लेकिन मैं ब्रह्मपुत्र लिख रहा हूं। दोस्तों सिंधु नदी और सतलज के मध्य में स्थित है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में है दोस्तों कुमायूं हिमालय जो उत्तराखंड में फैला है। काली और तिस्ता के बीच में है दोस्तों नेपाल हिमालय और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है दोस्तों असम हिमालय।
अब इसमें पूछा गया कि नेपाल हिमालय किसके मध्य में है, तो दोस्तों नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता के मध्य। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3 नंबर, काली एवं तीस्ता। नेक्स्ट है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोह धातु किस किस्म का है। दोस्तों ये चारों जो दिए गए हैं ये लोहे के अयस्क के प्रकार हैं, और इसमें से जो सर्वाधिक शुद्ध और सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट। लेकिन ये भारत के दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु यहाँ थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। लेकिन भारत में जो सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों 70 से 75% तक जो लोहा अयस्क पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा 1 नंबर, हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो दोस्तों कॉफी का शुरू से अब तक जो सबसे बड़ा उत्पादक रहा है वो कर्नाटक है। अब दोस्तों भारत में 2 प्रकार की कॉफी का उत्पादन होता है, एक तो अरेबिका और एक रोबस्टा। इसका आप ध्यान रखना है, दोनों आपसे पूछे अरेबिका रोबस्टा क्या है, कॉफी की किस्म है। तो दोस्तों भारत में कॉफी के उत्पादक राज्य दक्षिणी भारतीय राज्य हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक होती है कर्नाटक में। रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। दोस्तों यूरोप में जर्मनी है, और जर्मनी में एक स्विट्जरलैंड से एक नदी निकलती है आल्प्स पर्वत से, राइन नदी। और राइन नदी जहां प्रवाहित होती है इस क्षेत्र में कोयला, लोह अयस्क, तांबा, मैग्नीज आदि अन्य कई प्रकार की धातुओं का और खनिजों का उत्पादन होता है। दोस्तों ये क्षेत्र है ये कहलाता है रूर प्रदेश, इसलिए यहाँ पर उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है दोस्तों, विकास। तो दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है जो झारखंड और पश्चिमी बंगाल के बीच में फैला है। यहाँ एक नदी निकलती है दोस्तों दामोदर। जिस प्रकार रूर प्रदेश में बहने के कारण राइन नदी को कोल रिवर कहते हैं, इसी प्रकार छोटा नागपुर के पठार में बहने के कारण दामोदर नदी को भी कोल रिवर कहते हैं, कोयला नदी की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार भी भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है, जहां कोयला, लोह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, बॉक्साइट आदि खनिज उत्पादित होते हैं। इसलिए छोटा नागपुर पठार क्षेत्र को रूर की संज्ञा दी गई है, इसका आप ध्यान रखना। तो आपसे पूछे भारत का रूर किसे कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को। तो दोस्तों रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है, जर्मनी में। तो इसका आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो माही नदी बहती है, ऐसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के मध्य, तो प्रतापगढ़ से एक नदी आकर और जो उदयपुर से नदी आती है सोम, इसमें मिलती है, जिसका नाम होता है जाखम नदी। इस जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बनाया गया है, जिससे सिंचाई वगैरह की नहरें निकाली गई है, इसलिए इसको जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और ये राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों, प्रतापगढ़। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई 81 मीटर है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो मैं आशा करता हूं आपके एसआई के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आरएस प्री के ज्योग्राफी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे प्लेलिस्ट शो कर रही होगी, आप उस पर क्लिक करें और सॉल्यूशन देखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।